हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल अवस्थी और एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स वाले सर में। और हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं समतल में गति फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर नंबर 3 है, हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट के बाद इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि चैप्टर 3 की मार्किंग सबसे ज्यादा है। इस चैप्टर से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और जहां तक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आपका इसी चैप्टर से आने वाला है। तो इस चैप्टर से मार्किंग ज्यादा है, 17 मार्क्स, और आप जानते हैं कि 17 मार्क्स बहुत होते हैं चैप्टर में। तो अगर आप ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपका पेपर में इस चैप्टर में बिल्कुल किसी प्रकार के कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी आपका साथ दें हम बिल्कुल मोटिवेट होते रहें, क्योंकि हमें भी आपकी मोटिवेशन की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी हम हेल्प करना चाहेंगे बट हमें मोटिवेशन चाहिए इसके लिए आप जरूरी है कि आप इस चीज पर जरूर ध्यान दें। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, समतल में गति। ध्यान दीजिएगा, समतल में गति, यहां पर जो चैप्टर नंबर 3 है समतल में गति, ये आपके लिए मोशन इन अ प्लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन भी काफी सारे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और सबसे इसमें जरूरी है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रक्षेप्य गति के ही प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुविकल्पी में सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। अब आपको यहां पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि अदिश और सदिश का क्या अर्थ है। अदिश और सदिश, अदिश का सीधा मतलब होता है जहां पर हम सिर्फ परिमाण की बात करते हैं, जबकि सदिश का मतलब होता है जहां परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जब परिमाण और दिशा दोनों देखा जाए तो उसे हम कहते हैं सदिश। सबसे पहले मुद्दा यह है कि बताइए परिमाण क्या होता है। परिमाण का सीधा अर्थ यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपकी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब जो 60 लिखा हुआ ना, यही है परिमाण। तो परिमाण की जब केवल आवश्यकता होती है तो हम उसे अदिश कहते हैं। जैसे किसी का वजन अगर 60 किलोग्राम है तो 60 क्या है, परिमाण, उसके वजन का, उसके द्रव्यमान का परिमाण है। और जहां पर हमें परिमाण के साथ साथ दिशा बतानी पड़ती है उसे हम कहते हैं सदिश। जो दिशा के आधार पर चीजें बदल दे उसे सदिश कहा जाता है। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आता कि दिशा से किस प्रकार चीजें बदलती हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल सदिश राशि 100% समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई राशि सदिश क्यों है, कैसे पता चलता है कि सदिश है, या दिशा पे किस तरीके से डिपेंड करता। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर इस वस्तु पर दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं, इसने बल लगाया 50 न्यूटन का और इसने बल लगाया, एक इधर से बल लगा रहा है, इसने बल लगाया 50 न्यूटन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वस्तु पर कुल कितना बल लगा, तो लोग सीधे सीधे हिसाब लगाते हैं 50 + 50 100, लेकिन जबकि इसका आंसर क्या होगा, 0 न्यूटन। अब 0 न्यूटन क्यों है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी चीज को सामने से ढकेल रहे हो और एक आपका दोस्त उस साइड से ढकेल रहा है, आपके अपोजिट डायरेक्शन से, तो सीधी सी बात है वस्तु कहीं नहीं हिलेगी, मतलब मेरा बल उसके बल से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों लोग एक ही दिशा से बल लगाते हैं तब हम कहेंगे कि 50 और 50 मिलाकर क्या बनेगा, 100 न्यूटन। तो याद रखिएगा कि यहां पर मुद्दा यह है कि सदिश क्या है, वेक्टर क्या है। तो इससे हमको समझ में आता है कि दिशा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है तो वो सदिश राशि है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका है कि सदिश राशियों का समूह है। तो देखिए बेटा, यहां पर हमारा आंसर है त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। ये सदिश राशि क्यों नहीं है, क्योंकि दाब अदिश है, यहां भी दाब है इसलिए दाब भी अदिश है, और जड़त्वाघूर्ण भी क्या है, अदिश राशि है। तो हमको सबसे पहले पूछा गया कि बताइए कौन सी सदिश राशियों का समूह है, मतलब तीनों के तीनों सदिश होना चाहिए। तो यहां पर त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, त्वरण में भी दिशा देखी जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई चीज अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हो तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहां होगी, सदैव नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर होगी क्या, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा। क्षेत्रफल हमेशा कैसे देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की दिशा, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ये बोर्ड है, ये खुद एक तल है, तो अगर आपसे पूछा जाए इस तल की दिशा क्या होगी, तो आपको आंसर करना है इसके सेंटर से बाहर की तरफ, ये है इस क्षेत्रफल की दिशा। जबकि दाब में दिशा नहीं देखी जाती, इसीलिए कहा गया कि यहां पर ये अदिश है, इसलिए हम इसको नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये भी अदिश है और जड़त्वाघूर्ण भी अदिश है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है
तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पर बात आती है कि हमारे पास दो सदिश है। सदिश का मतलब हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी कि मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं। अब बेटा सदिश होने के लिए वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, दोनों की दिशा सेम हो सकती है, दोनों की दिशा विपरीत हो सकती है। तो यहां पर बात आती है कि हमसे कहा जा रहा है कि दोनों सदिश के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 50 न्यूटन से इधर ढकेल रहे हो और आपका दोस्त भी 50 न्यूटन से इधर ही ढकेलेगा, तब सीधी सी बात है वहां पर कंडीशन क्या बनेगी, 50 + 50 100 न्यूटन। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर 50 न्यूटन आप इधर ढकेल रहे हो और सामने अपोजिट डायरेक्शन से मेरे तरफ ढकेला, तो बॉडी जो होगी कहीं भी मूव नहीं करेगी। यहां पर से ही आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए था कि बोला जा रहा है कि हमारे पास दो सदिश हैं तो वो दोनों प्लस हो रहे हैं। साफ साफ लिखा, दोनों लोग क्या हो रहे हैं, योग हो रहा है दोनों का। तो बेटा योग तभी होता है जब दोनों की दिशा समान होगी, और जो दोनों की दिशा जब समान होती है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री माना जाता है। और बेटा जब दिशा विपरीत होती है तो दोनों के बीच का कोण कितना माना जाता है, 180 डिग्री। अगर आप ये कह रहे होते कि दोनों का अंतर हो रहा है तो इसका मतलब आंसर 180 डिग्री होता। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। इसीलिए जब आपसे मैंने अभी जो उदाहरण मैंने दिया कि 50 न्यूटन 50 न्यूटन, तभी हम 100 न्यूटन कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दिशा समान है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग क्या होता है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। आपको इस चैप्टर में भी जो मैं प्रश्न बैंक आपको जो सॉल्व करा रहा हूं, इस प्रश्न बैंक में आपको ये सब डेफिनेशन भी बताई जाएंगी। कोणीय विस्थापन बटे समय। हम बात कर रहे हैं घड़ी की सुई का, तो घड़ी जो होती है 12, 6, 3 और यहां पे है 9। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग। तो सेकंड सुई, अगर हम बात करें कि कोणीय वेग का मतलब होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, तो एक चक्कर में उसका कुल कोणीय विस्थापन कितना होगा, 2 पाई। 2 पाई क्यों होगा बेटा, तो याद रखना पाई बराबर कितना माना जाता है, 180 डिग्री। जब क्वेश्चन में लिखा हो पाई रेडियन, वो 22/7 वाला हिसाब अलग है, इसकी वैल्यू वही मानी जाती है, लेकिन रेडियन के फॉर्म में 180 डिग्री को पाई के बराबर माना जाता है। तो पाई मतलब 180, और आपको पता है कि घड़ी की सुई जब यहां से पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इसीलिए यहां पर लिखा गया 2 पाई। और आप ये बताइए कि जब वो एक चक्कर पूरा करेगी तो एक चक्कर मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बनाएगी। तो 60 सेकंड है, तो यहां पे मैंने क्या किया, 2 से भाग किया, तो आंसर आ गया π/30। और कभी कभी क्या होता है, वैल्यू सेम लिखी होती है, यूनिट बदल जाता है। तो बेटा याद रखिएगा कि कोणीय विस्थापन को रेडियन से नापा जाता है और समय को नापा जाता है सेकंड से। तो आंसर आएगा π/30। क्या आएगा, π/30 रेडियन पर सेकंड। ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, टीचर को ये क्वेश्चन देने में भी आसानी होगी क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप्य का त्वरण होता है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति मतलब किसी चीज को ऐसे करके फेंकना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप जो बॉल फेंकते हो, तो बॉल को आप फेंकने के लिए तो कैसे फेंक सकते हो, आप सीधा फेंक सकते हो, इस तरीके से बॉल को ऐसे फेंका जा सकता है, या फिर बॉल को आप ऐसे फेंक सकते हो इस तरीके से। तो प्रक्षेप्य गति इसको कहा गया है, ये है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य का अर्थ क्या होता है, जिस बॉडी को फेंका जाता है वही बॉडी प्रक्षेप्य कहलाता है। अगर मैं इस पेन को फेंक रहा हूं तो ये पेन मेरा प्रक्षेप्य कहलाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बताइए उच्चतम बिंदु पर। तो बेटा याद रखिएगा, जब बॉडी को फेंका जाता है तो बॉडी का वेग धीरे 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 घटता जाता है और इसके बाद फिर से क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर 15 की स्पीड से फेंका गया तो 15, 14, 13, 12, 11, 10 ऐसे करते 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 यहां पर कितना हो जाएगा, 0। मतलब वेग कुल मिलाकर के घट रहा है। घट क्यों रहा है, क्योंकि हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं और पृथ्वी लगातार बॉडी को नीचे खींच रही है। तो बॉडी ऊपर जा रही है और पृथ्वी कहां खींच रही है, नीचे की ओर। तो इसी कारण क्या हो जाता है, यहां पर वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अब आपसे बोला गया कि बताइए उच्चतम बिंदु कहां होगा। तो बेटा यही है हमारा उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, इसके बाद लगातार वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है।
तो अब यहां पर बात आती है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर त्वरण की दिशा क्या होगी। तो बेटा त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, त्वरण जो होगा वो हमेशा कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो आप ऑप्शन में क्या क्या दिया है, त्वरण कितना होगा, तो आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य, गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी लगातार यहां पर त्वरण कितना लगाएगी, जी ही लगाएगी। कैसा लगाएगी, जी। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहां लगेगा, नीचे की ओर। चलिए, और इसमें लिखा ना जैसे संपूर्ण उड़ान में न्यूनतम नहीं है, हर जगह 9.8। जब बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, तो हर जगह ग्रेविटी कितनी ली जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन लिया जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना लिया जाएगा, 9.8 लिया जाएगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के सदैव बराबर होगी, शून्य भी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी भले हाइट पर है बट जैसे त्वरण की दिशा हमेशा कहां होगी, नीचे की तरफ। तो इसीलिए कहा गया कि गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होगी। अब देखिएगा, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलिए, अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी प्रक्षेप द्वारा, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। तो बताइए प्रक्षेपण कोण क्या होगा, क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। तो देखिए एक ध्यान समझेगा, क्षैतिज में चली गई दूरी मतलब क्या होता है बेटा, एच, सॉरी, क्षैतिज में चली गई दूरी को कहते हैं रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, आर, और आर है, और अधिकतम ऊंचाई की क्या बोला गया, 4 गुनी है। मतलब रेंज जो है ना, हाइट की कितनी है, साफ साफ क्वेश्चन ने कहा किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी हाइट की। देखिएगा रेंज क्या होता है, ये होता है बेटा क्षैतिज में चली गई दूरी, और ये होता है हाइट। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि रेंज जो है ना वो क्या है, हाइट की 4 गुनी है, रेंज जो है हाइट की 4 गुनी है। तो बेटा रेंज का जो फॉर्मूला होता है, क्षैतिज दूरी कहते हैं इसको, क्षैतिज परास भी कहते हैं, और इसको कहते हैं अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो बेटा ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये भी बना के दिया जा सकता है, अभी नहीं तो आगे के एग्जाम में चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, रेंज का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू है 4h, साफ साफ लिखा है कि जो दूरी है ना हाइट से 4 गुनी है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और बेटा हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये न्यूमेरिकल भी पेपर में बना के दिया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि मैथ उन्होंने पढ़ी होगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। और हमारे पास कितना बचा, हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, साइन थीटा। अब एंगल तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। हमने क्या किया, कॉस थीटा इक्वल में क्या है, साइन थीटा। आपकी मर्जी, आप दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, एलएचएस और आरएचएस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट सुनिएगा, हमने क्या किया, दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड किया, दिक्कत उसमें भी नहीं है, वो भी सही है। अब देखिएगा साइन कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 में 1 किसकी वैल्यू, अगर आपको तो सिर्फ थीटा निकालना है तो ये याद रखने वाली बात है कि 10 थीटा और यहां पे लिखा है 1, तो बेटा 1045 बराबर होता है क्या, 10 थीटा। इसका मतलब हमारा थीटा की जो वैल्यू है 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। ये है आपका आंसर। तो ये आपको बेटा फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको जरूरी है पहले फॉर्मूला याद करो, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बॉडी सबसे हाइट तक जाए तो बॉडी को फिर आपको ऐसे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे फेंकने पर क्या होगा, वो इस तरीके से गति करेगी। लेकिन अगर आप बॉडी को सीधा फेंकते हो तो बॉडी क्या होगा, ज्यादा हाइट पर
जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि महत्तम ऊंचाई प्राप्त करना है तो आपको कैसे फेंकना पड़ेगा, 90 डिग्री। बिल्कुल आप इन दोनों ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए कि बेटा अगर आपको हाइट ज्यादा चाहिए तो आप हमेशा 90 डिग्री फेंकिए, और अगर दूरी ज्यादा चाहिए, ये वाली दूरी, तो बॉडी को कितना फेंकिए, 45 डिग्री। इस चीज को बिल्कुल भूलिएगा मत। क्षैतिज परास 45 डिग्री पर, और हाइट मिलेगी कब, 90 डिग्री पर। अधिकतम हाइट 90 डिग्री पर, क्षैतिज परास 45 डिग्री पर। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, अब आपका आ गया रिक्त स्थान भरिए। सुनिए, अब रिक्त स्थान की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में लिखा है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको हाइट मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम हाइट के लिए बॉडी को 90 डिग्री में फेंकना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को 90 डिग्री मत लिखना, ऊर्ध्वाधर लिखना, क्योंकि दिशा पूछी है आपसे, कोण नहीं पूछा है। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो आपको बॉडी को ऊर्ध्वाधर फेंकना होगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय मोड़ पर सड़क खाली स्थान की ओर ऊंची बनाई जाती है। बेटा याद रखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बिल्कुल आपने पहाड़ों पर आपने गति की होगी, पहाड़ों पर जब भी आप कार चलाते होगे तो आपने देखा होगा कि कार हमेशा ऐसे चलती, रास्ते जो होते हैं कार इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो वृत्तीय मोड़ पर हमेशा क्या करते हैं, रास्ते को क्या करते हैं, लिखा वृत्तीय मोड़ पर सड़क को किनारे की ओर, सड़क जो होती है किनारे की ओर ऊंची बनाई जाती है। सड़क से दूर बाहर की ओर भी आप लिख सकते हैं कि सड़क जो होती है जब पहाड़ों पर आप मुड़ते हैं तो इधर की सड़क क्या होती है, हल्की सी उठी होती है। यही चीज आपने ट्रेन में भी देखी होगी। ट्रेन भी आपने देखा होगा कि जब सीधी पटरी पर चलती है तो ट्रेन सीधी चलती है, बट कभी कभी आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि ट्रेन भी आपकी कैसे चलती है, हल्की सी बेंड होकर के। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन भी वृत्तीय मोड़ पर मुड़ते समय वहां भी जो पटरियां होती है कुछ ऊपर उठाकर बनाई जाती है, तो बाहर की ओर उठाकर बनाई जाती हैं। तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण कोण ए और 90 - ए के लिए प्रक्षेप का क्या समान होता है। तो यहां पर बेटा आंसर आएगा क्या कि दोनों के लिए क्या समान होगा। आपको बोला गया 90 ए और 90 - ए, मतलब 30 डिग्री और 60, जैसे आपने बोला 30 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया, तो दोनों के लिए क्या समान होगा। तो बेटा हाइट तो समान नहीं हो सकती, क्योंकि 30 डिग्री में क्या होगा, हाइट कम होगी, और 60 डिग्री में हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ए और 90 - ए, बेटा ए का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोण माना 30 डिग्री और दूसरा कोण माना 90 - ए, मतलब 90 - 30 कितना आ गया, 60। तो क्या समान होगा, इनका क्षैतिज परास समान होगा। क्या समान होगा, क्षैतिज परास। ये दूरी क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक। मैंने अभी आपको सॉल्व किया था घड़ी वाले क्वेश्चन में। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन को रेडियन से नापा जाता है, समय को सेकंड से नापते हैं। अगला है, प्रक्षेप गति में खाली स्थान वेग नियत रहता है। प्रक्षेप गति में खाली स्थान वेग नियत रहता है। प्रक्षेप गति में क्या नियत रहता है बेटा, कोणीय वेग नियत रहता है। क्या नियत रहता है, क्योंकि वेग तो लगातार बदलता है, कोणीय वेग जो होता है लगातार क्या होता है इसमें, नियत है। इसका आंसर क्या होगा, कोणीय वेग नियत रहता है, याद रखिएगा। क्योंकि एक तरह से ये भी इस प्रकार गति हो गया ना कि एक परवलयाकार मार्ग हो गया, जैसे वृत्ताकार मार्ग होता है उसी प्रकार से यहाँ परवलयाकार मार्ग, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कोणीय वेग नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। सदिश राशि में परिमाण भी होती है और क्या होती है, दिशा भी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में खाली स्थान की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो किसकी दिशा होती है बेटा, त्वरण की दिशा। कौन से त्वरण की दिशा, अभिकेंद्री त्वरण की दिशा। याद रखिएगा, अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रश्न बैंक में क्वेश्चन है आपका, अभिकेंद्री त्वरण की परिभाषा है। तो यहां पर आपको तभी मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो याद रखिएगा, वृत्तीय मोड़ पर अभिकेंद्री त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। ये हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स। अब सुनिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सत्य असत में प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग और त्वरण लंबवत होते हैं। अब देखिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा।
प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य का वेग और त्वरण, सुन समझना, यहां पर बात आती है कि जैसे अगर आप प्रक्षेप्य गति कराते हो, प्रक्षेप्य गति का मतलब जैसे बॉडी यहां से लेकर के इधर मूव करी, तो आप ये एक बात याद रखिएगा, हमसे बात कर रहा है उच्चतम बिंदु पर, तो उच्चतम बिंदु तो ये होगा, उच्चतम बिंदु पर वेग की दिशा क्या होगी, ये ध्यान दीजिएगा, इधर वेग की दिशा ये होगी, इधर वेग की दिशा ये होगी और यहां पर वेग की दिशा ये होगी। जबकि त्वरण की दिशा कहां होगी, गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी लगाती है, इसीलिए वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। इससे ये समझ में आता है कि प्रक्षेप्य का वेग और त्वरण लंबवत हैं, बिल्कुल हैं, कोई उसमें कोई तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वेग की दिशा ये है और त्वरण की दिशा ये है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री बनाते। तो ये क्या हो गया आपका सत्य। अगला है प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का त्वरण उसके वेग के सदैव लंबवत होता है। तो याद रखिएगा, क्या पूरी प्रक्षेप्य गति में वेग और त्वरण लंबवत होते, तो चेक कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है हमारा प्रक्षेप्य गति, अब देखिएगा यहां पर अगर जैसे मैंने वेग दिया तो ये वेग की दिशा, पर त्वरण कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, तो क्या आपको लगा कि ये लंबवत है, बिल्कुल नहीं। यहां पर वेग की दिशा ये है, त्वरण कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, क्या ये लंबवत लग रहा है, बिल्कुल नहीं। केवल बेटा उच्चतम बिंदु पर ही लंबवत होता है, वेग और त्वरण केवल उच्चतम बिंदु पर ही लंबवत होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रक्षेप गति में वेग और त्वरण कब लंबवत होते हैं, तो ये केवल उच्चतम बिंदु पर लंबवत होते हैं। अगला देखिएगा, अभी जो मैं प्रश्न बैंक में मैंने देखा कि सदिशों के क्वेश्चन बहुत सारे नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन सदिशों से रिलेटेड हैं, पूरे क्वेश्चन प्रक्षेप्य गति के हैं और पेपर में प्रक्षेप्य गति सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा प्रक्षेप्य गति। अगला है सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सॉरी पालन नहीं करता है, तो ये बेटा गलत है। सदिशों का योग क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे a प्लस बी करो या b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दो सदिशों को अगर जोड़ा जाए तो सदिशों को जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हाँ गुणा करने पर ऐसा होता है। गुणे में भी दो शर्तें होती हैं, सदिशों में सबसे मोस्ट है गुणा करना, a डॉट बी बराबर होता है b डॉट a के, लेकिन सदिशों का जो सदिश गुणा होता है a क्रॉस b, ये बराबर नहीं होता। तो ये इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। पर हमसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, योग के बारे में, तो सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए अगला है, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। बेटा घटक सबसे पहले जान लीजिए घटक क्या होता है। देखिए घटक का अर्थ यह है कि अगर आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं, सदिश राशि देखते हैं, तो सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटीज में खास बात होती है कि अगर कोई भी सदिश राशि क्षैतिज है तो कोई समस्या नहीं है, आप उस चीज को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो सदिश राशि ऊर्ध्वाधर है तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही सदिश राशि तिरछी होती है, मतलब वो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से अन्य किसी दिशा में होती है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज को फेंका और उसकी दिशा ये है, अब आप इस डेरिवेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले यहां पे घटक बनाने पड़ते हैं। तो घटक तोड़ने के लिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये सदिश राशि है, बल F है ये, तो आप जब घटक तोड़ेंगे तो जहां थीटा बना होगा उसके साथ बनेगा F cos थीटा, और एक घटक होता है ऊर्ध्वाधर घटक जिसको कहते हैं अपन F sin थीटा। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अदिश हो गया, ये सदिश था और ये भी सदिश ही है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा भी एक तरह से दिशा बताने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि इनके घटक अदिश हो जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। देखिए पहला वाला क्या है, लंबवत होते हैं, सत्य। दूसरा वाला क्या है, असत्य, दूसरा असत्य। तीसरा वाला असत्य। चौथा है किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, तो मैंने अभी बताया कि नहीं, वो सदिश ही होते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा घटक तोड़ना इसको कहते हैं। अगर ये बल की दिशा ऐसी होती तो घटक हमारे ऐसे टूटते, बल की दिशा अगर सपोज ऐसे होती तो घटक हमारे ऐसे टूटते। तो याद रखना ये अदिश होता है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। कह रहा है उन तीनों सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता है। तो यहां पर अगर बात आती है कि आपसे बोला गया कि तीन सदिश, देखिए याद रखिएगा कि कोई भी सदिश होता है, सदिश में तल भी देखा जाता है, सदिश में तल देखा जाता है, और यहां पे तो साफ साफ कह रहा है कि तीन सदिश, मान लीजिए एक तल ये है, एक तल ये है और एक तल ये है। अब एक सदिश इधर है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो बेटा अगर तीनों सदिश का योग एक समतल में नहीं है, तीनों सदिशों को एक समतल में नहीं, तो वो कभी भी शून्य सदिश नहीं होता।
तो याद रखिएगा कि हाँ वो शून्य सदिश नहीं होता, ये क्या है, सत्य है, वो शून्य नहीं हो सकता। हाँ एक तल में होते तो हम कुछ कंडीशंस बनती, हो सकता है डायरेक्शन को कुछ फर्क पड़ता और वो चीजें क्या हो जाती, जीरो हो जाती। जैसे अभी मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर कंडीशन कई बार ऐसी बनती है कि जैसे सदिशों में हमने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में कि हम कोण 0 डिग्री लेते हैं, कभी 90 डिग्री लेते हैं, कभी 180 डिग्री लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वहां पर कंडीशन एक बार बन सकती है। लेकिन यहाँ पर बोला गया समतल में नहीं है तो कभी भी शून्य सदिश वो नहीं होता। तो ये क्या हो गया आपका सत्य। तो चलिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर। अब देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए। मैं एक एक करके इस सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके पेपर को और अच्छा बनाए, बुद्धि के देवता है वैसे भी वो। अब यहां पर देखिएगा सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हमें सपोर्ट मिलेगा आपका, तो हम भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, टाइम पर वीडियोस बनाएंगे। अगर वही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम भी क्या करते हैं, आनाकानी करेंगे वीडियो बनाने में। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है सदिशों का योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो बेटा देखिए सबके बुक्स में एक आंसर लिखे होंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट करते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, क्योंकि पूरे डेरिवेशन को या पूरे डेफिनेशन को लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियोस काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, जैसे आप पेपर में आसानी से लिख सकें। सदिशों का योग संबंधित त्रिभुज नियम, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को यह बात पता होगी, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ये हमारा पहला सदिश, आपने दूरी और विस्थापन पढ़ा होगा जरूर, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई बॉडी यहां से यहां तक 5 मीटर चलती है, फिर कोई बॉडी यहां से यहां तक 5 मीटर चलती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी दूरी क्या है, तो दूरी का मतलब बेटा सीधा सीधा होता है कि दूरी में हम क्या करते हैं, चीजों को चुपचाप जोड़ देते हैं, तो कि दूरी की परिभाषा होती है रास्ते की कुल लंबाई। तो इसका मतलब दूरी क्या हुआ, 10 मीटर। लेकिन वहीं अगर आपसे विस्थापन पूछ लिया जाए कि विस्थापन क्या होता है, तो बेटा विस्थापन में हमेशा शॉर्टकट देखा जाता है। क्या देखा जाता है, हमेशा शॉर्टकट, कि बताइए ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। तो बेटा विस्थापन हमेशा प्रारंभ से अंतिम की ओर देखा जाता है, न्यूनतम दूरी देखी जाती है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ये कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस से पता चलेगा। तो पाइथागोरस आप सभी जानते होंगे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5√2 मीटर। तो बेटा इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि देखिए क्या दूरी और विस्थापन बराबर आए, बिल्कुल नहीं। दूरी कुल रास्ते की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। तो याद रखिएगा यहां पर बात आती है कि इसमें सदिशों का त्रिभुज नियम लग गया। कैसे, सदिशों का त्रिभुज नियम कहता है कि बाई चांस आपके पास 2 वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ये ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया। हमको 2 वेक्टर दिए हैं, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर 2 सदिश परिमाण और दिशा में, परिमाण मतलब इसका मान और ये है इसकी दिशा, 2 सदिश परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को दर्शाते हो। देखो त्रिभुज की 2 भुजा बन गई। 2 सदिश परिमाण और दिशा में अगर वो किसी त्रिभुज की 2 दिशाओं को दर्शाते हैं, तो इनका परिणामी सदिश कौन देता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा देती है। कौन देता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा, वो भी कैसे, विपरीत क्रम में। आप ऐसा बना दोगे तो गलत हो जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रारंभ से अंतिम की तरफ की शुरुआत हमने यहां से की थी और अंत हम यहां करेंगे। तो कुल मिला के ये बनता है कि अगर 2 सदिश परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं को एक क्रम में दर्शाती है, तो इनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में मिलता है। क्योंकि बेटा क्रम तो ये हो गया ना, ये और वापस ऐसे, तो विपरीत क्रम क्या हुआ, यहां से ये, यहां से ये, और ये हो गया विपरीत क्रम। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करिए। तो हाँ ठीक है, इसका मतलब ये हो कि ए कोई सदिश राशि होगी और आपको तल में वियोजित करना है। तो अब मैंने अभी आपको बताया था जहां थीटा होगा उसे कहा जाएगा ए कॉस थीटा, इसे कहा जाएगा ए साइन थीटा। हाँ अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं ए एक्स, कि मतलब ये इसका एक्स घटक है और ये इसका क्या है,
y घटक है। थोड़ा सा और इसके बारे में लिख सकते हो कि माना ए वेक्टर सदिश राशि है और ए वेक्टर की क्षैतिज साथ थीटा कोण बना रही है, तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है एकांक सदिश किसे कहते हैं, आई कैप जे कैप के कैप क्या है। तो बेटा एकांक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण क्या हो, पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आता है कि बताइए एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। यह केवल दिशा बताने का कार्य करता है। कोई पूछे एकांक सदिश क्या है, तो जिसका परिमाण 1 हो, जो क्या बताए, केवल दिशा बताता हो, जो केवल दिशा दर्शाता हो, उसको कहते हैं एकांक सदिश। तो एकांक सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते, किससे प्रदर्शित करते बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। अब ये आई कैप क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। ये एक्सीलेंस के पेपर में, गवर्नमेंट स्कूलों में ये पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि आई कैप जे कैप के कैप क्या है। तो याद रखिएगा आई कैप क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। मतलब आप ये समझ जाइएगा कि आई कैप जो है एक्स अक्ष की दिशा को दर्शा रहा है, एकांक सदिश का मान एक्स अक्ष, जैसे 3 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष हो गया, फिर एक वाई अक्ष हो गया, फिर एक जेड अक्ष हो गया। जैसे हमारे घर के किनारे पे दीवारें होती हैं ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, इसी तरीके से हमारे 3 अक्ष हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को क्या लिखा जाता है, आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश ऐसे लिखना आपको, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। बोलेगा जे कैप बताओ, तो जे कैप है वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। के कैप बताओ, के कैप क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बताइए कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कोणीय वेग का मतलब किसी भी चीज की परिभाषा बनानी हो तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ सूत्र याद कर लो, परिभाषा अपने आप बन जाती है। अब कैसे, देखिए कोणीय वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में वृत्तीय मार्ग में एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन। जैसे मान लीजिए ये है कोई वृत्तीय मार्ग, ये हमारा है केंद्र, ये हमारी त्रिज्या, और मान लीजिए कण ए से लेके कहां तक चल रहा है, बी तक। तो ये है कोणीय विस्थापन, जितना वो कोण बनाएगा उसे कहा जाएगा कोणीय विस्थापन। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो परिभाषा बनती है कि वृत्तीय मार्ग में कण द्वारा एकांक समय, नीचे की वैल्यू को आप हमेशा एकांक लेते हो। जैसे आप खुद सोचेगा कि जैसे अगर मैं बोलूं कि आप 2 घंटे में 600 किलोमीटर कवर कर लिए, बहुत ज्यादा हो गया बट हो गया सपोज, चलिए मान लीजिए 10 घंटे कर लेते हैं, 10 घंटे में आप 600 किलोमीटर कवर करते हो। तो क्या अगर मैं बोलूं कि आप 600 किलोमीटर 10 घंटे में कवर करते हो, तो क्या आप ये कहोगे कि आपकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति 10 घंटा है? बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, इसको काटोगे, 0 काटोगे, बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कि मतलब जब आप चीजें बता रहे हो तो 1 घंटे के हिसाब से बता रहे हो कि 1 घंटे में मैं कितना चलता हूं। इसीलिए नीचे वाले को हमेशा क्या बोला जाता है, एकांक। नंबर ऊपर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नीचे कोई भी नंबर क्यों ना हो, हम नीचे के नंबर को काट कर क्या बना देते हैं, 1 बना देते हैं। तो 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ऐसे एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। बोला गया इसका सूत्र लिखिए। तो बेटा सूत्र यही है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई का मतलब समझ गए, वही 360 डिग्री, 2 पाई अपॉन टी। इसी सूत्र से निकाला गया था घड़ी का, कि घड़ी में टाइम 60 सेकंड की बात हो, सेकंड से पूछा तो 60 सेकंड, तो हमने 60 सेकंड रख के आंसर निकाल लिया था। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का सीधा मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कोई भी कण अगर वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय। आप सीधे से परिभाषा कहिए कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो कण को एक चक्कर लगाने में जितना भी समय लगता है, कि मान लीजिए मैं बोलूं कोई चीज अगर धीरे चल रही है तो उसको एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा, पर तेज चली तो क्या करेगा, एक चक्कर लगाने में उसको एक चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। तो यहां पर बात आती है कि आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल का मतलब वृत्तीय मार्ग में कोई भी कण एक चक्कर लगाने में जितना वक्त लेता है उसे कहते हैं क्या, आवर्तकाल। तो आपका परिभाषा ये बनती है कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय,
क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का बेटा याद रखिएगा, मात्र इसको दर्शाते टी से हैं, मात्रक इसका सेकंड ही होता है। जो समय का मात्रक है वही आवर्तकाल। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, अरे आवर्तकाल को कुछ और होगा, नहीं है तो वो टाइम ही ना, तो आवर्तकाल को भी सेकंड से ही नापा जाता है। अब देखिए आवृत्ति पूछा जाए कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति क्या है बेटा? आवर्तकाल का सूत्र भी आप इसी से निकाल सकते हो, आवृत्ति के सूत्र से आवर्तकाल का सूत्र पता चल जाएगा। नहीं तो अभी आपको मैंने वो बताया था, टी ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, इसको ओमेगा कहते हैं, डब्लू नहीं बोलेंगे। तो यहां से भी सूत्र बन जाएगा आवर्तकाल का। क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई, आपने टी को उधर भेजा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब आवर्तकाल बराबर होता है कोणीय वेग, सॉरी आवर्तकाल बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे कोणीय वेग। ये इसका सूत्र हो गया। चलिए ये हो गया आवर्तकाल। अब हम आवृत्ति की तरफ ध्यान देते हैं। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है, आवृत्ति क्या है? कोई भी कण 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है, तो वृत्तीय मार्ग में लिख लीजिए, वो स्टार्टिंग कर लीजिएगा। वृत्तीय मार्ग में 1 सेकंड में कण द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, कण द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाता है? आवृत्ति। कि मैं कहता हूं कि अगर 1 सेकंड में बॉडी 3 बार घूम रही है तो उसकी आवृत्ति 3 कहलाएगी। कोई बॉडी 1 सेकंड में 10 बार घूम रही है, जैसे कार का पहिया, अगर 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा, कार तेज चल रही है तो पहिया भी तेज चल रहा होगा। तो बोला जा रहा है कि 1 सेकंड में कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। याद रखिएगा बेटा, आवृत्ति का सूत्र होता है 1 आवर्तकाल। अभी मैंने आपको बताया था कि टी का सूत्र होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो उस हिसाब से ओमेगा कहां चला जाएगा? ऊपर, तो आंसर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है 2 हो सकते हैं। देखो आप ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड की पावर -1 पहला मात्रक, सेकेंड की पावर 1 है, टाइम को सेकंड से नापते हैं, ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर -1, या फिर लिखते हैं हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? HZ, हर्ट्ज भी इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? ये तो बिल्कुल गारंटी क्वेश्चन है कि जरूर आएगा, प्रक्षेप्य गति वाला क्वेश्चन बिल्कुल पक्का पेपर में आएगा, इसलिए इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति का सीधा मतलब होता है, अगर कोई कण, ध्यान समझिएगा, प्रक्षेप्य गति का मतलब होता है जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वो पिंड क्या करता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय तल के अंतर्गत, जैसे अगर मैं किसी पिंड को फेंक रहा हूं तो यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय त्वरण भी है 9.8, कितना है? 9.8। तो याद रखना कि अगर मैं गुरुत्वीय त्वरण के क्षेत्र से बाहर फेंक दूंगा तो पिंड वापस लौट कर आएगा ही नहीं, तो आपको इतना ऊपर तो आप वैसे भी नहीं फेंक पाओगे। यहां पर बात आ रही प्रक्षेप्य गति क्या होती है, तो सीधी परिभाषा है जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से अन्य किसी दिशा में फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय तल के अंतर्गत एक वक्र पर गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिर जाती है। इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस पिंड को फेंका जाता है उस पिंड को प्रक्षेप्य कहते हैं। और पेपर में आता है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो याद रखिएगा प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपसे बोला गया कि आपके पास एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, एक 10 किलोग्राम की। मान लीजिए मैं बोलता हूं आपके सामने 2 चीजें हैं, कोई भी एक बॉटल और एक पेन। अगर आप इन दोनों को एक साथ फेंकते हो तो पहले कौन गिरेगा? तो लोग सोचते हैं, सबसे पहले आप खुद ही सोचिए कि अगर 5 किलोग्राम की कोई चीज है और एक 10 किलोग्राम की कोई चीज है और दोनों को अगर आप एक साथ गिराते हैं तो दोनों में से पहले कौन गिरेगा? तो हमारा पहले माइंड क्लिक करता कि जो भारी होगा वो पहले गिरेगा। बट ऐसा नहीं है। आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए, एक हल्की चीज लीजिए और एक बड़ी चीज, भारी सी चीज लीजिए,
और आप दोनों को साथ में गिराइए, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग रहेगा, आप दोनों को साथ में गिराएंगे, आप देखेंगे कि दोनों चीजें एक साथ गिरेंगी। अब देखिएगा पूछ रहा है क्यों, पहले कौन टकराएगा, तो आपको बताना है कि दोनों लोग साथ में टकराएंगे। अब पूछ रहा है क्यों, इसलिए बेटा यहाँ पे क्यों, इसलिए इसका आंसर ये होगा कि दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सेम त्वरण से नीचे गिरेंगे, इसीलिए दोनों एक साथ टकराएंगे। तो यही इसका आंसर है कि दोनों पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान एक समान है। अगला क्वेश्चन है, बताइए अभिकेंद्री त्वरण किसे कहते हैं। अभिकेंद्री त्वरण का क्या मतलब होता है बेटा, तो अभिकेंद्री त्वरण मैंने अभी आपको बताया था, अभिकेंद्री त्वरण के बारे में मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अभिकेंद्री त्वरण का सीधा बेटा मतलब ये होता है कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, ध्यान सुनिएगा, वृत्तीय मार्ग पर जब कोई कण गति करता है, वेट पहले आप समझिए इसको, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्तीय गति क्या है, एक समान वृत्तीय गति क्या है, तो बेटा ये देखो, आप वृत्तीय गति दो प्रकार से करा सकते हो, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर वृत्त, लेकिन ये क्या हो गया, क्षैतिज वृत्त। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति का अर्थ होता है जब किसी कण को एक समान चाल से, वेग से नहीं बोलेंगे, जब हम किसी कण को एक समान चाल से किसी क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कभी एक समान नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। एक समान वृत्तीय गति के लिए क्षैतिज पथ होना जरूरी है। तो ध्यान से समझिए ऐसा क्यों, मतलब कुल मिला के इस प्रकार से गति, क्योंकि बेटा यहां पर हर जगह गुरुत्वीय त्वरण कैसा लगेगा, नीचे की तरफ। लेकिन जैसे अगर आप आकाश झूला में बैठते हो तो आकाश झूला में झूला ऊपर जा रहा है, जबकि पृथ्वी कहां खींच रही है, नीचे की तरफ। फिर झूला जब नीचे आ रहा है तो पृथ्वी भी कहां खींच रही है, नीचे की तरफ। इसका मतलब दोनों स्थितियों में कंडीशन थोड़ी सी बदल गई। यहां पर हमेशा वेग के साथ त्वरण हमेशा कहां रहेगा, डाउनवर्ड्स, और त्वरण तो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही होता है, लेकिन वहां पर कंडीशन कुछ बदल जाती, क्योंकि वहां पर वेग, झूला ऊपर की तरफ जा रहा है, पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है। इसलिए हम कहते हैं कि क्षैतिज मार्ग लेकर चलना है, ऊर्ध्वाधर वृत्त लेकर नहीं चलना है। तो याद रखिएगा एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब किसी कण को किसी क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से चलाया जाता है, तब कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखिएगा कि यहां पे चाल बोला गया, एक समान वेग नहीं बोला गया, क्योंकि बेटा वेग यहां पर नियत नहीं रहता। अब कैसे नियत नहीं रहता, मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं कण को 60 की स्पीड से चला रहा हूं, कण को मैं 60 की स्पीड से गति करा रहा हूं, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो बेटा वेग का मान भी तो 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेग और चाल में ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ दिशा का फर्क है। तो दोनों का चाल सजी सेम तो है, 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। फिर भी याद रखिएगा कि एक समान वृत्तीय गति में वेग कभी नियत नहीं रहता, बदलता रहता है। और बदलता रहता बोले सजी 60 क्या चेंज हो जाता है, तो बेटा नंबर नहीं बदलता, 60 की स्पीड कंटिन्यूअसली चल सकती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है दिशा जो होती है वो बदलती रहती है। कैसे, देखना कैसे, यहां पर दिशा ये है, अब वेग की दिशा यहां पर ये है, वेग की दिशा यहां पर ये है, तो दिशा बदलना सबसे मेन कारण है। इसीलिए हम कहते हैं जब किसी कण को किसी क्षैतिज वृत्तीय मार्ग में एक समान चाल से, एक समान नियत चाल से क्या करता है, गति कराया जाता है, तो हम इसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति एक समान नहीं होती, ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो चाल का मान भले बराबर हो, परिमाण भले सेम हो, बट वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। और इसी में आता है अभिकेंद्री त्वरण। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री वर्ड का यूज तभी किया जाएगा जब आप वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे होंगे। क्या होता है अभिकेंद्री त्वरण, बेटा अभिकेंद्री त्वरण का मतलब होता है कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो होता यह है कि कण का जो वेग होता है, वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। देखो वही बात आ गई फिर से इसमें भी, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो वेग को, मतलब कण को वृत्तीय मार्ग में बनाए रखने के लिए केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण, केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण क्या कहलाता है, अभिकेंद्री त्वरण।
वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, तो केंद्र की तरफ उस समय जो त्वरण लग रहा होता है उसे कहते हैं क्या, अभिकेंद्री त्वरण। तो ये आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन लिखा सही जोड़ी ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार करें, मतलब लोगों को वहां पे छूट मिली हुई है कि सही जोड़ी में कुछ भी दिया जा सकता है। और याद रखिएगा क्षैतिज परास, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उड्डयन काल, इन सभी के सूत्र आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। देखिएगा 3 नंबर वाले हमारे पास इस चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आप किसी चैप्टर में बहुत, और बाकी न्यूमेरिकल हैं बहुत आसान आसान, न्यूमेरिकल कठिन नहीं है। मैं सभी न्यूमेरिकल बताऊंगा नहीं, कुछ आपको करने हैं कुछ मैं बता रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 100 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचा छक्का लगाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 100 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचा छक्का लगाता है, बल्ले से मारते समय गेंद का वेग और क्षैतिज दिशा ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो 100 मीटर लंबा, तो बेटा लंबा छक्का का मतलब ये हो गया क्षैतिज परास जो है वो 100 मीटर है, तो लंबाई यहां पे ऐसे देखी जा रही है। और ऊंचा, ऊंचा कैसा बोला गया, 25 मीटर। आप नोटिस करोगे कि अभी आपको मैंने एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कराया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो क्षैतिज परास है, सॉरी क्षैतिज परास है वो हाइट का 4 गुना, आपने देखा था ना R बराबर मैंने 4h लिखा था। देखो वही चीज यहां पर भी आ गई कि रेंज कितना दिया है 100, कितना दिया है 100 और 4 गुना है, और आपने उतने टाइम पढ़ा था ना कि एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, इसका मतलब इसका आंसर 45 डिग्री आएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जैसे मैंने उस टाइम कराया था। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 25 मीटर है, 25 चौको 100 होता है, मतलब रेंज जो है हाइट का 4 गुना है, 25 चौको 100। अब आपको इस चीज को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ऊपर हमारे पास जगह है, ऊपर का हम यूज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको दिया क्या क्या है उस पर फोकस करते हैं। हमको दिया है 100 मीटर लंबा, मतलब ये लंबाई जो है किसका मान हो जाएगा, क्षैतिज परास का। 100 मीटर लंबा और हाइट दी है कितनी, 25 मीटर। हमें निकालना क्या है, कोण, और क्या निकालना है, वेग। हमें 2 चीजें याद करनी है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंज का फॉर्मूला देख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू कितना हो गया 100। समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट का फॉर्मूला होता है क्या, हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और वैल्यू कितनी दी है 25 मीटर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप अगर क्या करेंगे, इसमें इसको आपस में क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। भाग कहां करें, देखिए जब आप इसमें भाग करेंगे तो यहां पर अभी आपने देखा था u स्क्वायर का u स्क्वायर साइन 2 थीटा को ले सकते हैं 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में क्या है g, और यहां पर क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है 2g। यहां भी भाग कर दीजिए, 100 में किसका भाग हो जाएगा 25 का। देखिए एक इक्वेशन 1 को मैंने इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या क्या कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, साइन थीटा से एक साइन थीटा, जी से जी, तो बचा क्या क्या, नोटिस करेंगे तो बचा हमारे पास 2 कॉस थीटा, और क्या बचा, नीचे बचा हमारे पास ये साइन थीटा कहां जाएगा, ये वाला 2 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 2 2 जा क्या कर देते हैं 4, 2 2 जा 4, और नीचे से क्या बचा सिर्फ साइन थीटा। ये नीचे वाला जो 2 था वो कहां जाएगा सबसे ऊपर, तो 25 चौको 100,
यहाँ भी 4 से 4 कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। आप कॉट थीटा से भी निकाल सकते, दिक्कत नहीं है। जब काटेंगे 4 से 4 तो कितना बचेगा 1। और बेटा कॉट थीटा में भी कॉट 45 का मान होता है 1, तो कॉट से कॉट कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमारा क्या निकल आया प्रक्षेपण कोण। अब आपसे ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। क्या निकालना है, वेग। वेग की अगर बात करें तो वेग आप दोनों में से कोई भी सूत्र आप यूज कर सकते हो। मैंने हाइट का यूज किया, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हाइट कितनी दी है 100। गुरुत्वीय त्वरण आप राउंड फिगर में 10 भी मान के चल सकते हो, वैसे 9.8 लेना चाहिए जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो, बट फिर भी हम 10 मान के भी सॉल्व तो वैसे ही करना है। मान लीजिए मैं 10 मान के चल रहा हूँ। यू स्क्वायर ठीक है, यू स्क्वायर निकालना है। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह कि 10 दूनी कितना हो गया 20, तो यहां पे आ गया तुम्हारा 100, 20 को उधर भेज दीजिए। और यहां पे क्या बचा, यू स्क्वायर साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा 2000। कितना आ गया 2000। और यहाँ आ गया यू स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो 2 दूनी कितना हो गया 4000। स्क्वायर जाके क्या बनेगा रूट। अब 4000 का आप रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको जरूरी है कि वो आपसे बनना चाहिए क्या, भाग विधि। भाग विधि के द्वारा आप इसका मान निकाल सकते हैं। एक मिनट मिस्टेक हो गया बेटा, थोड़ा सा हाइट 25 थी, मैंने 100 लिख दिया है। हाइट को 25 लेकर चलना, 25 दूनी 50 मतलब कितना आ जाएगा 500। अब 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000, तो कट कर देना। 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000। 1000 का आप स्क्वायर रूट निकालना, आपको पता चल जाएगा कि यू का मान कितना होगा। तो यहां पर वही राउंड फिगर में वही 30 से 31 के आसपास आंसर इसका निकल के आएगा, क्योंकि 1000 है ना, तो उसी के आसपास आंसर निकल के आएगा। तो उसको आप देख लीजिएगा। ऐसा विधि आपको पता होगा, 1000 को ऐसे भाग विधि से करते हैं इस टाइप से। 8th क्लास में मेथड आपकी है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में लगभग 90 मीटर तक भाला फेंका। मान लीजिए नीरज ने 45 डिग्री के क्षैतिज कोण से भाला फेंका, तो भाले का प्रारंभिक वेग क्या होगा। बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीरज चोपड़ा ने लगभग 90 मीटर तक भाला फेंका है। तो 90 मीटर तक भाला फेंकने का मतलब ये हो गया कि 90 मीटर उसकी लंबाई हो गई, मतलब रेंज कितना हो गया 90 मीटर। तो रेंज का हम फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर क्या लेके चलेंगे अपन 90 डिग्री। और क्वेश्चन में लिखा ये भी लिखा है कि अगर उसका कोण कितना हो 45 डिग्री, तो थीटा का मान रख दो क्या 45, और जी का मान अगर मैं 10 रख के चलूं तो बराबर में कितना हो गया 90। आप ऐसे पेपर में लिख देना कि जी बराबर 9.8 होता है अप्रॉक्स 10, तो आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो यू स्क्वायर हो गया, यहां लिख दिया साइन 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 दाहम 90, तो क्या कितना 90 दाहम 900। फिर से समझिए, रेंज दिया 90 मीटर, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर में 90। तो मैंने क्या किया, यू स्क्वायर लिया, साइन 2 लिया, थीटा का मान 45 ले, जी की वैल्यू 10 ले ली, 90 दाम 900 हो गया। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है कितना 1, बराबर कितना हो गया 900। तो स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, और 900 का कितना हो जाता है 30, मतलब 30 मीटर पर सेकंड से लगभग उसने फेंका होगा। 9.8 लेके चलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 10 लेकर चलना आपके लिए आसान रहेगा। चलिए
इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों में न्यूमेरिकल, देखिए सबके न्यूमेरिकल का सिस्टम एकदम सेम है, सब में आपको फॉर्मूला लगाना है, सब में वैल्यू पुट करनी है, आपको बस ये समझना है कि किसमें कैसे कैसे फॉर्मूला लगेगा। तो अब आगे के क्वेश्चन आप ये तीनों खुद ही ट्राई कीजिएगा, और जो आपके अगले 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस मिल सकें। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या होती है, आप इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर क्लियर करें। वहां पर हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स देख करके हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना करके उसमें डाउट आपके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।